मुस्लिमों के नाम पर मोदी को कोसते थे ओवैसी। मोदी ने भी आखिर पूरी कर दी ओवैसी की मुराद। केरल से बीजेपी ने उतार दिया मुस्लिम उम्मीदवार। कौन है वो मुस्लिम जिस पर मोदी ने जताया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में मोदी के दावे की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे विपक्ष में मातम छा गया है। चुनावों की तैयारी में इस वक्त बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है, जिसने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते ही विपक्ष में तहलका मचा दिया। पीएम मोदी ने बता दिया कि उन्हें इस बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा, जिसको लेकर पीएम मोदी का सभी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे जारी हैं। खासतौर से पीएम मोदी साउथ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शनिवार यानी 2 मार्च को जारी कर दी। इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, तो वहीं इस लिस्ट में एकमात्र उम्मीदवार अब्दुल सलाम को केरल के मलपुरम से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में केरल से बीजेपी ने अपने 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिस पर एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है और उनका नाम है अब्दुल सलाम, और इनकी खूब चर्चा हो रही है। केरल में बीजेपी ने इस दांव से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है, क्योंकि वहां वो एक सेकुलर चेहरा हैं। अब्दुल सलाम के नाम को लेकर काफी दिनों से चर्चा थी, जिस पर आखिरकार मोहर लग चुकी है। ओवैसी अक्सर मुसलमानों का नाम लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरते रहे हैं, लेकिन इस बार केरल से मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पीएम मोदी ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। वैसे अभी बीजेपी की अगली लिस्ट आनी बाकी है, तो उसमें देखना होगा बीजेपी कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती है। क्या केरल की तरह भाजपा का ये दांव दूसरे राज्यों में भी आजमाएगी? कौन है अब्दुल सलाम? पुराने समीकरण पर कायम रहेगी भाजपा? 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में अब्दुल सलाम ने मलपुरम जिले की ही तिरूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि तब उन्हें सिर्फ 9000 वोट मिले थे और वो नंबर 3 पर रहे थे। जीते थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के कुरुकोली मोइनुद्दीन। नंबर 2 पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के गफूर लिलिस रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर अब्दुल सलाम पर भरोसा जताते हुए उन्हें मलपुरम से उतारा है। 68 साल के अब्दुल सलाम इससे पहले 2011 से 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। PhD की है और अपना पहला परिचय शिक्षाविद का ही बताते हैं। myNeta.com इन्फो के मुताबिक अब्दुल सलाम ने 2021 में जो हलफनामा दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 6 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित की थी। जब वो VC बने थे तो उनका नामांकन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने किया था, जिस पर कांग्रेस की पकड़ है। हालांकि बाद में पद से रिटायर होने के बाद वो 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। अब बात मलपुरम लोकसभा सीट की। यहां 2019 में जीते थे IUML के MP कुन्हाली कुट्टी। इनके नाम में ही MP है, तो जीतना भी था। लेकिन बाद में कुन्हाली कुट्टी ने 2021 में विधायकी लड़ी और बाद में यहां से सांसदी से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और एक बार फिर IUML प्रत्याशी ही जीते। नाम अब्दुल समद समादनी और नंबर 2 पर CPI-M के कैंडिडेट और नंबर 3 पर बीजेपी के AP अब्दुल कुट्टी रहे थे। उन्हें 6% वोट मिले थे। केरल में बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी की पहली सूची में कासरगोड से ML अश्विनी, कन्नूर से C रघुनाथ, वडकरा से प्रफुल्ल कृष्ण और कोझिकोड से MT रमेश, मलपुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम और पुन्नानी से निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ से KC कृष्ण कुमार और त्रिशूर से मशहूर एक्टर सुरेश गोपी, अलपुझा से शोभा सुरेंद्र, पतनमतिहट्टा से अनिल के एंटनी और आर्टिंगल से C मुरलीधरन और तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को टिकट मिला है। अब्दुल सलाम को जब VC बनाया गया था, उस वक्त टीचर्स और स्टूडेंट्स यूनियन उनके अगेंस्ट थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि उस पर बैन लगाया जाए। 2 महीने से भी कम वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को तीसरी बार केरल पहुंचे थे। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में केरल में दोहरे अंक में सीटें जीतेगी, मतलब कम से कम 10 सीटें बीजेपी यहां जीत सकती है। मोदी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र के नेतृत्व में 1 महीने लंबी चली राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। दक्षिण भारत की राजनीति को जो समझते हैं, वो एक बार के लिए मोदी के दावे पर यहाँ पर हंसी उड़ा सकते हैं उनको और समझ सकते हैं, पर बीजेपी समर्थक कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और ये भी सही है कि नरेंद्र मोदी कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं। उनका हर कदम शतरंज की भाषा में एक चाल होती है।
मतलब उनका हर एक कदम आगे पीछे दाएं बाएं सभी को प्रभावित करने वाला होता है। सवाल उठता है, क्या मोदी केरल में 10 सीटें बीजेपी को दिला सकेंगे? आखिर किस आधार पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा दावा किया? पीएम मोदी के इस दावे का क्या है आधार? केरल में पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी कम से कम 4 से 5 सीटें जीतने के कगार पर पहुंच चुकी है। त्रिशूर एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां बीजेपी वामपंथियों और कांग्रेस के खिलाफ अपनी संभावनाएं तलाश रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को मैदान में उतारा और 2014 में पार्टी के दिग्गज नेता केपी श्रीसन ने यहां पर 11.15% के मुकाबले 28.2% वोट शेयर हासिल किया। इसी तरह एक दूसरे संसदीय क्षेत्र जहां बीजेपी अपनी संभावनाएं तलाश रही है वो है तिरुवनंतपुरम, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर लगातार चौथी बार चुनाव जीतने की संभावना रखते हैं। तिरुवनंतपुरम सीट पर पिछली 2 बार से यानी 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। यहां सीपीआई-एम तीसरे नंबर पर। 2014 में राजगोपाल जिन्हें 32% वोट मिले थे और थरूर से मामूली अंतर से हार गए थे जिन्हें 34.9% वोट मिले थे। 2009 के चुनावों की तुलना में राजगोपाल ने अपने वोट शेयर में 20% का इजाफा किया। 2019 में भाजपा के कुम्मनम राजशेखरन ने भी 31% से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन फिर से थरूर हार गए जिन्हें 41% से ज्यादा वोट मिले थे। सबरीमाला विरोध प्रदर्शन की वजह से 2019 में बीजेपी ने जिस संसदीय सीट को जीतने का मादा यहां पर रखती है वो मध्य केरल में पथनथिट्टा है। कांग्रेस के ए.के. एंटनी 2009 से ये सीट जीत रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा। हालांकि वो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन वो पार्टी का वोट शेयर 2014 के यहां पर 15.95% से बढ़ाकर 28.97% करने में सफल रहे। मतलब साफ है कि बीजेपी का आधार यहां तैयार हो रहा है। बीजेपी के लिए चौथी उम्मीद तिरुवनंतपुरम जिले की अटिंगल सीट है, जिस पर 2019 में कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने वामपंथियों से ये सीट छीन ली थी। राज्य में बीजेपी की महिला चेहरा शोभा सुरेंद्रन ने भी अटिंगल से चुनाव लड़ा और 24.18% वोट हासिल किए और 5 साल पहले पार्टी को मिले 10.6% से यहां पर भारी बढ़ोतरी साबित हुई। बीजेपी के लिए यहां जबरदस्त उम्मीद है। बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन का श्रेय सबरीमाला मुद्दे पर सीपीआई-एम के खिलाफ हिंदुओं की नाराजगी को जाता है। बीजेपी के लिए 5वीं उम्मीद कासरगोड भी है। बड़ी उम्मीद यहां इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने केरल विधानसभा में पहली सीट यहीं से जीत जो थी हासिल की थी और एक इतिहास बनाया था। लव जिहाद के मुद्दे पर ईसाइयों को लुभा सकती है बीजेपी। बीजेपी का धीरे धीरे बढ़ रहा है आधार। केरल में क्रिश्चियन आबादी 18% से ज्यादा है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 26% के करीब है। बीजेपी को पता है कि मुस्लिम आबादी का वोट उसे मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने करीब 110 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था। हालांकि ईसाई कैंडिडेट ज्यादा खड़े किए थे, करीब 490 कैंडिडेट ईसाई उम्मीदवार थे। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को ईसाई वोटर्स पर भरोसा जो है वो बड़ा है। केरल में ईसाई मतदाताओं में बीजेपी के जनाधार बढ़ाने के पीछे लव जिहाद का मुद्दा खास है। जिस तरह राज्य का ईसाई समुदाय चाहता है कि प्रदेश में लव जिहाद के विरोध में कानून बनाया जाए, उससे इस समुदाय में बीजेपी की पैठ बढ़ सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से केरल में बीजेपी ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए ईसाइयों को जोड़ने की काफी कोशिशें की हैं। खुद पीएम मोदी कई बार चर्च की यात्रा करते नजर आए। स्नेह यात्रा के जरिए चर्च के पादरियों से लेकर आम ईसाई परिवारों के बीच भी पार्टी ने अपनी पैठ बढ़ाई है। केरल के ईसाई नेता की छोटी ही सही एक पार्टी की ओर से बीजेपी को सपोर्ट मिलने की खबरें सामने आई थी। मतलब बस इतना नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में ईसाई समुदाय आ रहा है। पिछले साल केरल के कुछ पादरियों ने भी ऐसे बयान दिए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव साफ नजर आया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टी केरल कांग्रेस, जो कभी मध्य केरल की ईसाई राजनीति पर हावी हुआ करती थी, उसके पतन की वजह से बीजेपी के लिए यहाँ पर आधार जो है वो तैयार हुआ है। बार बार विभाजन, ईसाई राजनीतिक क्षत्रप के.एम. मणि की मृत्यु और कांग्रेस के साथ साथ केरल कांग्रेस के कई वरिष्ठ ईसाई नेताओं के सक्रिय सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाने के चलते बीजेपी के लिए यहाँ पर मैदान पूरी तरह खाली है। और इधर रबर, मध्य केरल की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था एक बड़ा हिस्सा है जहां बीजेपी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। रबर उत्पादक 2013 से घरेलू बाजार में मंदी के कारण प्राकृतिक रबर और रबर घटकों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र से लगातार गुहार लगा रहे हैं। केरल की दोनों खास पार्टियां एलडीएफ और यूडीएफ
अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अब ये कोशिश करेगी कि राज्य में उसे मुख्य विपक्ष की भूमिका मिल जाए। दरअसल केरल में सीपीएम की अगुवाई वाले सत्ताधारी एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी यूडीएफ के विपक्षी दल अब किस मुंह से एक दूसरे का विरोध कर सकेंगे। कम से कम जिस लेवल पर बीजेपी जा सकेगी उस लेवल पर एक ही गठबंधन के लोग तो नहीं जा पाएंगे। पीएम मोदी ने इसलिए ही कांग्रेस और सीपीएम दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस और सीपीएम का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दशकों तक कांग्रेस ने एक परिवार के लिए देश हित को छोड़ दिया था। केरल में सीपीएम भी कांग्रेस की तरह परिवार की सरकार के रास्ते पर है। कांग्रेस और सीपीएम जो केरल में एक दूसरे से लड़ती हैं, दिल्ली में एक साथ हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले चुनाव में दोहरे मापदंड को लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को केरल में अपने भाषण में लगातार बढ़ रहे बीजेपी के वोट शेयर की भी चर्चा की। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी का वोट शेयर करीब 13%, जबकि 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को राज्य में 10% के करीब वोट मिला था। 2021 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी सफलता नहीं मिली, लेकिन 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 14% वोट जो है वो बीजेपी ने हासिल किया था। इससे साफ है कि केरल में लगातार धीरे धीरे बीजेपी ने अपना आधार मजबूत किया है और इसी आधार पर अब यहां पर पीएम मोदी ने 10 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।